नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्ज माफी के गणित की। 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले 8,50,000 किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। इनमें से ज्यादातर किसान पश्चिमी राजस्थान से हैं। इन किसानों के पास जमीन ज्यादा है लेकिन उपज कम है। पिछली सरकार में अनुपातिक रूप से हुई इनकी कर्ज माफी, जितनी ज्यादा जमीन उतनी कम कर्ज माफी, और अब सरकार इनका पूरा कर्ज माफ करेगी। पुरानी कर्ज माफी की राशि इसमें समायोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की जंग देखने को मिली। कांग्रेस 7 फरवरी से कर्जमाफी योजना को अमल में लाने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाने वाली है। वार और पलटवार के बीच कांग्रेस का सवाल है कि कर्जमाफी पर किसानों को धोखा देने वाली बीजेपी कांग्रेस की योजना का विरोध क्यों कर रही है। कर्जमाफी पर कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कर्ज माफी के मामले में बोलने को। जिन लोगों ने पाप किया किसानों के प्रति, 150 किसानों ने आत्महत्या की है। चुनावी घोषणा पत्र उनका भी आया था। उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना कीमत लागत का देंगे किसानों को। ये जवाब तो उनको देना है कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया। कर्जमाफी कार्यक्रम पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कांग्रेस का तंज। 2 महीने पहले सत्ता में थी और वो अभी से जेल भरने लगे, तो आप समझ सकते हो कि जो 2 महीने पहले थे वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो उनके बारे में वो विपक्ष में है, उनका अपना काम है। हम लोग सत्ता में हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, आशा से वोट दिए हैं। 7 फरवरी से जहां गहलोत सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए कवायद शुरू कर रही है, तो 8 फरवरी से बीजेपी कर्ज माफी को लेकर प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाने वाली है। बीजेपी गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना का मजाक उड़ा रही है, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि किसानों के लिए आंसू बहाने वाली बीजेपी अब तक कहां थी। उन्होंने चुनाव के 3 महीने पहले कर्ज माफी का नाटक किया, 50,000 तक की कर्ज माफी का। उनको मैं सवाल करना चाहता हूं, 8,000 करोड़ रुपए अगर वो जो उन्होंने घोषणा की, अगर वो उसको पूरा करते, 8,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, फिर 2,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए उन्होंने। दरअसल बीजेपी कर्ज माफी योजना को लेकर गहलोत सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। जेल भरो आंदोलन से घबराकर अशोक गहलोत सरकार ने एक बार कर्ज माफी कैंप लगाने की घोषणा तो कर दी है, पर ये बिना किसी तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी से की गई घोषणा मात्र है। इस घोषणा के माध्यम से ना तो इन्होंने ये तय किया कि कौन से किसान, किस प्रकार के किसानों का कर्ज माफ होगा, ना किसानों की जो रहन जमीन है, गिरवी जमीन है, उनको गिरवी से मुक्त करने का कोई प्रावधान इन्होंने किया है। यहाँ तक कि इन्होंने वित्तीय स्वीकृति तक नहीं ली है अभी तक। तो गहलोत कैबिनेट के कई मंत्री कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। तो अब कर्जे माफी पर जब डिस्कस होती है, बार बार मैं लोगों से कहता हूँ, भैया हम आए हैं तो माफ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, किसान का जवाब देना पड़ेगा। 5 साल पूरे पड़े हैं, इसलिए काम होगा। इसीलिए 18,000 करोड़ का कर्जा पालन कर रही है। ये नेतागिरी करें, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इस बात का हो रहा है, एक तो सरकार चली गई और डायलॉगबाजी करते रहे, 5 साल काम किसी का किया नहीं। अब वो चाहते हैं श्रेय हमको मिल जाए, श्रेय उनको नहीं मिलेगा। वो जा चुके हैं, हम आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीट संभालते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 48 घंटे के अंदर ऋण माफी की घोषणा कर दी। नियम बनने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व में भी ऋण माफी हुई थी, उस समय फरवरी में बजट आया था और उसके बाद उन्होंने मई और जून में जाकर के वितरण सर्टिफिकेट शुरू किए थे। हमने तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही ये काम शुरू कर दिया ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी लाभ हो सके। गहलोत सरकार के मंत्रियों का सवाल है कि कर्ज माफी की अधूरी योजना के जरिए किसानों का मजाक उड़ाने वाली बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजना से डरी हुई क्यों है। कहना गलत नहीं होगा कि शपथ ग्रहण के साथ ही सीएम अशोक गहलोत किसानों की कर्ज माफी की योजना को लागू कराने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी इस योजना के लागू होने से पहले ही इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा ऐलान किया है। पायलट ने कहा कि उनके परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा और वे भी किसी के लिए टिकट की मांग नहीं रखते हैं। बीजेपी के कांग्रेस पर परिवारवाद के उठाए जाने वाले सवालों पर करारा जवाब देते हुए पायलट ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। सवर्ण आरक्षण पर क्या कहेंगे सर? राज्य में कब तक लागू करेंगे? कमिटमेंट है उसका। आंदोलन उसका जयपुर के जलमहल की पाल में लगातार हो रहे अतिक्रमण पर आज निगम ने कार्रवाई की, जहां उन्होंने जलमहल के पास लग रहे सभी थड़ी ठेलों को हटाकर जगह को खाली करवाया। निगम और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि जलमहल की पाल पर लगातार थड़ी ठेलों के कारण पर्यटक और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जयपुर में नगर निगम की साधारण सभा की बैठक 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी। महापौर विष्णु लाटा ने कहा कि नगर निगम का बजट शहर के विकास कार्यों के लिए होगा। विकास कार्यों को ध्यान में रखकर बजट को पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंडे की बात पार्षदों को भेज दी गई है। दरअसल बीजेपी पार्षदों ने एजेंडा नहीं बताने की बात कही थी, जिस पर लाटा ने कहा कि 7 दिन पहले एजेंडा दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस बार एजेंडा कम समय में भेजा गया है। नहीं, विकास में हमने सब मदों को शामिल किया है, चाहे सड़क का हो, चाहे उद्यान का हो, चाहे विद्युत का हो। सबको जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है और निगम का जो दायित्व है उसको अवेल कराने के लिए जो काम है पूरे हमने उसमें शामिल किए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाइन फ्लू का सर्वे अभियान जारी है और आज 9,58,000 से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग हुई। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर में स्क्रीनिंग हो रही है। दूसरे दिन 9,58,605 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और 9 फरवरी तक ये स्क्रीनिंग अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग में डेप्यूटेशन सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। वसुंधरा सरकार में मौखिक आदेशों पर हुए तबादला आदेशों पर अब गहलोत सरकार की निगाह है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे शिक्षकों के डेप्यूटेशन ऑर्डर्स खंगाल रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि सरकार डेप्यूटेशन के मामलों में सख्ती बरतेगी और कार्य व्यवस्था के नाम पर होने वाले डेप्यूटेशन के लिए सरकार पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। कुछ विभागों के द्वारा शिक्षा विभाग में रिजर्व करा ली जाती हैं पोस्ट डेपुटेशन पे लेने के लिए। तो जिन विभागों में डेपुटेशन के लिए रिजर्व करा रखी है उसमें तो सरकार अपने हिसाब से अपने विवेक से निर्णय कर लेती है उनको डेपुटेशन में भेजने। कुछ विभागों ने रिजर्व नहीं पोस्टें करा रखी हैं फिर भी वो डेपुटेशन में चाहते हैं तो स्थिरता सरकार दे सकती है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं कि भाई देखिए या तो आप रिजर्व कराइए पोस्ट जिससे हम उतनी भर्ती कर सकें, हमारी शिक्षण व्यवस्था बाधित नहीं हो। पिंक सिटी में देर रात एक कांस्टेबल ने खिड़नी फाटक के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। मृतक कांस्टेबल का नाम अजय है, जो कमिश्नरेट कार्यालय साउथ में कार्यरत था। अजय के पास एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से माफी मांगी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन में संघ के चौथे सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की स्मृति में पाथेय कर्ण की ओर से 9 फरवरी को प्राचीन भारत का विज्ञान विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार होंगे। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक उदय कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विज्ञान भारती के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जयंत सहस्त्रबुद्धे मुख्य वक्ता रहेंगे और इस संगोष्ठी में देश भर से जाने माने वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। और मुख्य वक्ता विज्ञान भारती के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जयंत सहस्त्रबुद्धे जी होंगे। दिल्ली का जो आयरन जो पिलर है उसका साक्षी, जैसे 3 पिलर हैं, एक दिल्ली में है, एक धार में है और एक बेलारी में है कर्नाटक। राजधानी जयपुर में पार्किंग की समस्या से लगातार जनता परेशान हो रही है। पुराने जयपुर से लेकर नए जयपुर के करीब करीब हर बाजार में जनता पार्किंग की समस्या से दिन रात जूझ रही है।
ये नजारा किसी ऑटोमोबाइल मार्केट का नहीं बल्कि राजधानी जयपुर के बाजारों की सड़कों का है। ये सड़कें भले ही गाड़ियां चलाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ तो सड़कों का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जा रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे जाम की समस्या खड़ी हो गई है। अब ये भी जान लीजिए क्यों जयपुर वासियों को इस पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल शहर बसाने वाले जेडीए ने जनता के लिए पिछले कई सालों से पार्किंग स्पेस नहीं बनाई। पिछले 7-8 सालों में किसी भी तरह की पार्किंग की सुविधा के लिए सरकार ने काम नहीं किया, जबकि नगर निगम जेडीए ने पुराने शहर में सड़कों पर ही पार्किंग के ठेके देकर वसूली का काम कर रखा है। साफ है इस तरह की बद इंतजामी की वजह से आम राहगीर को खासी परेशानी होती है। आइए एक नजर डालते हैं 40 लाख की आबादी वाले इस शहर की पार्किंग व्यवस्था पर। 40 लाख की आबादी वाले शहर में कुल पार्किंग स्पेस 31 हैं। 30 पार्किंग स्पेस नगर निगम संचालित करता है। एक पार्किंग स्पेस रामनिवास बाग पार्किंग जेडीए संचालित करता है। अधिकतर पार्किंग पुराने शहर में है, वहीं नए शहर में कोई नई पार्किंग का कोई प्लान नहीं है। अशोकनगर नाले पर बनी पार्किंग का जन उपयोग शुरू नहीं हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जयपुर किस समस्या से गुजर रहा है। जेडीए और निगम के महकमों के मंत्री शांति धारीवाल भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले सालों में सड़कें तो बनी मगर कोई पार्किंग एरिया डेवलप नहीं हुआ। पार्किंग के लिए कहां पर जमीन उपलब्ध हो सकती है, एक तो उसकी तलाश की जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए। क्योंकि मोटी बात यह है कि पिछली गवर्नमेंट, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो रामनिवास बाग में जो पार्किंग बनी, उसके बाद में इन 5 सालों में कोई नई पार्किंग जयपुर में नहीं बन पाई। हमारा विचार ये है कि हर बाजार में और हर उस स्थान पर जहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता है, पार्किंग के बगैर जो है वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियां महसूस होती हैं, वहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन हो ताकि वहाँ पर पार्किंग का इंतजाम किया जा सके। बहरहाल जो भी हो, मगर राजधानी की जनता जिस तरह से पार्किंग और जन सुविधाओं को लेकर दिन रात जूझ रही है, उसके बाद सरकार को इस ओर ध्यान देकर जनता को राहत देनी चाहिए ताकि जनता में सरकार के कामकाज का सही संदेश जाए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। जयपुर के द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। रेवेन्यू अदालतों के वकील भी आज से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें, एडीजे भर्ती को वकीलों के कोटे से जोड़ा गया है, जिस पर वकीलों का मानना है कि पहले ही इनका कोटा 50% से 25% कर दिया है और अब हाईकोर्ट इसे पूरी तरह से खत्म कर रहा है, जिसके विरोध में वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। वकीलों ने हड़ताल का ऐलान करने के बाद कलेक्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। जो एडीजे भर्ती परीक्षा थी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा पूर्व में भी लगातार कराई जा रही थी, जिसमें वकील कोटे से अधिवक्ता के समुदाय इसके अंदर परीक्षा में सम्मिलित होता था और उनका एक कोटा निर्धारित होता था 25%। लेकिन इस बार वो कोटा बिल्कुल हटा दिया गया है और अधिवक्ता समुदाय के लिए कोई कोटा नहीं छोड़ा गया है। इसमें अधिवक्ता समुदाय का जो 25% कोटा था उसको हटा करके सामान्य तरीके से सारी पोस्टें जुडिशियल अधिकारियों के नाम कर दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एनसीसी दूर हो गई है। राज्य सरकार के निजी शिक्षण संस्थानों को दिए जाने वाला फंड बंद कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों छात्रों के सपनों की उड़ान अधर में लटक गई है। भारतीय वायुसेना के आला अफसरों में से एक और राजस्थान एनसीसी के मुखिया एयर कमोडोर टीके सिन्हा आजकल परेशान हैं। उनकी चिंता की वजह निजी नहीं बल्कि एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाला खर्च है, जिसे पिछले कुछ सालों से राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। ये बहुत सारे मेधावी छात्र जिनको मैं सोचता था ये प्राइम मिनिस्टर के गोल्ड मेडल के लायक हैं और वो
पूरी मेरी रिपब्लिक डे कैंप की यात्रा को पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान की एनसीसी ने इस साल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में अपने जोशो जुनून का लोहा मनवाया, मगर ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जिनके राजपथ पर जाकर आरडी परेड में शामिल होने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। दरअसल एक कैडेट को साल भर में ही 40,000 रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करना पड़ता है, जो गांव देहात से आने वाले गरीब छात्रों के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में जब एसएफएस में एक बार के लिए गवर्नमेंट ने अगर इसको कर दिया है या ये स्कीम सेल्फ फाइनेंसिंग में चला गया है, तो बच्चों के सामने एटलीस्ट ये प्रेशर हो गया है कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है ना, क्योंकि कैंप्स की उनकी फीस अलग होती है, यूनिफॉर्म की फीस अलग होती है, हर चीज़ की फीस है अलग अलग। तो ऐसे में जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं केवल वो ही आगे आएंगे। सोशल कंडीशन जिस बच्चे की अच्छी नहीं है और इतना बच्चा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता, वो बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत खुद एनसीसी में रह चुके हैं, इसलिए उनसे प्रदेश की एनसीसी की बेहतरी के लिए बहुत उम्मीदें की जा रही हैं। हालांकि गहलोत ने पूरा मामला दिखवाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद संभावना है कि जल्द इस बारे में सरकार कोई न कोई निर्णय जरूर लेगी। प्रदेश भर के हजारों युवा गहलोत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूर्व में बंद की गई अपने हिस्से की राशि को फिर से बहाल करे, ताकि कैडेट्स एक बार फिर अपने सपनों की उड़ान को शुरू कर सकें। देखना है गहलोत सरकार उनकी पुकार कब जाकर सुनती है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मिलावटी दाल पकड़ी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने मनायका इंडस्ट्रियल एरिया में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मेसर्स महादेव कृष्णा एग्रो फर्म पर कार्रवाई करते हुए 450 किलो के 9 कट्टे सोपस्टोन घिया पत्थर के जब्त किए हैं, जिसका उपयोग दाल को चमकाने के लिए किया जा रहा था। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। एनडब्ल्यूआर अब जल्द ही पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके माध्यम से अब एनडब्ल्यूआर पार्सल या कुरियर की निगरानी करेगा। एनडब्ल्यूआर जल्द ही जयपुर जंक्शन पर पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत जयपुर जंक्शन में की गई है, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम परंपरागत तरीके से ही चल रहा है। हालांकि जोधपुर में इस सिस्टम को लागू करने पर विचार हो रहा है, जिसके माध्यम से एनडब्ल्यूआर के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ जाएंगे और पार्सल की सही लोकेशन उसके मालिक तक पहुंच जाएगी। चलिए आप भी जान लीजिए कैसे एनडब्ल्यूआर का पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा। पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन बुकिंग से लेकर ट्रैकिंग तक सारा डाटा कंप्यूटर पर उपलब्ध होगा। पार्सल कोड के जरिए सामान की लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। अक्सर ट्रेन में ज्यादा सामान होने और दूसरे स्टेशन पर सामान चढ़ाने की आपाधापी में कुछ सामान बीच स्टेशन पर भी उतार लिया जाता है। ऐसे में इस नए सिस्टम के जरिए सामान किसी बीच स्टेशन पर रुक गया है तो उसका पता चल सकता है, साथ ही उसी स्टेशन से रीबुकिंग भी हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में दलालों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ व्यापारी वर्ग को मिलेगा, जो रोजमर्रा का सामान एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं। वर्तमान में जयपुर जंक्शन पर आईआरसीटीसी के माध्यम से पीएमएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ज्यादा कारगर नहीं है। ऐसे में एनडब्ल्यूआर का पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम कितना फायदेमंद है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चौथे चरण के लिए 930 करोड़ रुपए में नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 7 शहरों में किए जाने वाले आधारभूत विकास कार्यों के लिए कार्य अनुमोदन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। इन शहरों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज संबंधित कार्य किए जाएंगे। और अब बात असली असर की।
जयपुर से झालावाड़ की ओर जा रही रोडवेज बस के नदी में गिरने की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने आज प्रमुखता से चलाई। इस दौरान हमने पुल को लेकर स्थानीय लोगों की मांगों को भी प्रमुखता से सरकार के बीच रखा। साथ ही वर्तमान विधायक से भी आश्वासन लिया कि वे जल्द इस जगह पर सुरक्षित पुल बनाएंगे। हमारी इस कवरेज पर NHAI के अधिकारियों ने इस पुल को नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया है। नगर पालिका ईओ भी मौके पर पहुंचे और ब्रेकर, RCC की दीवार और साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कराया। SDM चाकसू ने न्यूज 18 राजस्थान के साथ ही जानकारी साझा की। जयपुर के कनौजिया कॉलेज में स्नातक अभिनंदन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण के तहत श्रेष्ठ छात्रा के लिए एकेदा ट्रॉफी श्रद्धा शर्मा को दी गई। कॉलेज में विभिन्न शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए सचिन पायलट ने विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री धारक खड़े करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक जगत में कार्य करने में सक्षम कुशल युवा शक्ति का निर्माण करना है। राजस्थान में संगीत के राजदूत के नाम से मशहूर म्यूजिकल ग्रुप धोध की धमक अब जापान में भी देखने को मिलेगी। 11 फरवरी से जापान में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध फेस्टिवल रोमा फेस्टिवल में म्यूजिकल ग्रुप धोध राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा। म्यूजिकल ग्रुप धोध के 7 सदस्यों का दल रईस भारती के निर्देशन में राजस्थानी लोक संगीत की प्रस्तुति देंगे। हमारा जो राजस्थान का धोध ग्रुप है, हम जापान जाने वाले हैं। करीब 4 साल पहले धोध ग्रुप जापान गया था, वहां पर 26 शहरों में कार्यक्रम दिया। रोमा फेस्ट फेस्टिवल एक बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है जो करीब 35 सालों से वर्ल्ड म्यूजिक को प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व व सम्मान की बात है कि हमें फिर निमंत्रण दिया गया है। धोध ग्रुप जो योकोहामा सिटी, टोक्यो सिटी में कार्यक्रम देंगे और कई विभिन्न शहरों में कार्यक्रम देने वाले हैं। और हमारे साथ इस साल हमने इनवाइट किया है गुलाबो सपेरा जी को, जो पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी हमारे साथ जा रही हैं धोध ग्रुप के साथ। ये बड़े सम्मान की बात है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।